बार 12th क्लास में हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं। अपने आप में कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद हमें फिर प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर मानती हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन अगर आपको इसको एक कहानी की तरह पढ़ोगे और समझोगे तो ये आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि आपको इसमें एक इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बेटा ये शायद इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले भी आपने पढ़ रखा हो। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंटेंट है, लेकिन इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू बुक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए 3 उनके जो सबसे बड़े आंदोलन थे। जो सबसे उनका पहला आंदोलन था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, और जो दूसरा था वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक्स में जो भी कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। जैसा कि आप जानते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इसका कारण ये था कि उन्होंने जो भी आंदोलन चलाए थे वो सारे जन आंदोलन थे, क्योंकि हमें आजादी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती थी और गांधी जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने लोगों की जो ताकत थी उसको अपने आंदोलन से जोड़ा और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उसके बाद वो वकालत के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड से जब वो वकालत करके भारत में आए तब वे वकालत की प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893 में, और 2 दशक तक वहां रहने के बाद वह इंडिया आए थे जनवरी 1915 में। तो जैसा कि आपने देखा कि उनका अधिकांश समय बाहर ही बीता था, भारत को उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात की जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पर उन्होंने नस्ली भेदभाव देखा था, तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने वहां पर जिस रणनीति का प्रयोग किया था उसका नाम था सत्याग्रह। अगर हम सत्याग्रह का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है सत्य जमा आग्रह। तो इसका मतलब हुआ कि एक अहिंसात्मक तकनीक थी। इसका मतलब था कि सत्य के लिए आग्रह करना, आपको अपने शत्रु को सत्य को मानने के लिए विवश करना। जैसा कि आपने एक फिल्म भी देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई, उस फिल्म में एक जो कैरेक्टर होता है वो बताता है संजय दत्त को कि एक आदमी मेरे घर के बाहर थूक देता है। तो उसने कहा कि आपको कैसा लगता है? तो उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है उसको बहुत मारो या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो। लेकिन वो उसको बोलता है कि नहीं, आपको उसके साथ लड़ना नहीं है। वो बोला कि मुझे क्या करना है? तो उसने कहा कि जब भी वो आपके घर के बाहर थूके तो आप बड़े प्यार से मुस्कुराकर उसको साफ कर दीजिएगा। उसने कहा ये ऐसे कैसे होगा, एक तो वो मेरे घर के बाहर थूकेगा और मैं उसको प्यार से। उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसा ही करो। देखो, तो उसने ऐसा ही करना शुरू करा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उस इंसान को खुद ही महसूस होता है यार मैं कितना गलत करता हूँ, मैं इसके घर के आगे थूकता हूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं कहता है और बड़े प्यार से साफ कर देता। उस दिन उसने उसके घर के आगे थूका नहीं और वह उससे माफी मांगकर चला गया। तो इसी को कहते हैं सत्याग्रह, जहां हमें अपने शत्रु से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उसको सत्य को स्वीकार करने के लिए उसको विवश होना पड़ता है और अंत में जीत आपकी ही होती है। तो इस सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया गया था। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देव नेसन ने टिप्पणी करी है कि साउथ अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। वहां से लौटे भारत में जनवरी 1915 में। जब जनवरी 1915 में वे भारत आए तो जब वो यहाँ से गए थे तब भी हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जब वे आए तब भी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने कुछ अंतर पाया। उन्होंने देखा कि अब भारत राजनीतिक दृष्टि से कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया था। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उन्होंने देखा उसकी अनेक शाखाएं गांव और कस्बों में खुलनी शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब ये था कि लोग अब राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा ही एक्टिव हो गए थे, सक्रिय हो गए थे। अपनी आजादी को लेकर कहीं ना कहीं उनके
बंगाल का विभाजन किया था तो उसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और उसमें 3 नेता उभर कर सामने आए थे जिनके नाम थे लाल बाल पाल, यानी वो लाल बाल पाल के नाम से मशहूर हुए थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये जो तीनों ही नेता थे, इनका अगर हम जन्म स्थान देखें तो वो तीनों का जन्म स्थान एक दूसरे से काफी अलग था। लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था, बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से था और विपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल से था। लेकिन इस आंदोलन में जो ये तीनों नेता उभरकर सामने आए तो वह इस बात की सूचना दे रहा था कि अब हमारा ये आंदोलन अखिल भारतीय स्तर तक फैल चुका है, यानी अब सिर्फ एक वर्ग के लोग इसमें जुड़े नहीं थे बल्कि पूरा भारत अब अपनी आजादी की लड़ाई में सक्रिय होने जा रहा था। अब महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में भारत आए तो उससे पहले वो कभी भारत में रहते नहीं थे, अधिकांश समय उनका अफ्रीका में बीता, इससे पहले वो इंग्लैंड में थे, तो भारत उनके लिए बिल्कुल एक नया था। यहाँ आने के बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको अपना राजनीतिक गुरु माना और इन्होंने उनको सलाह दी गांधी जी को कि आप 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण कीजिए ताकि आप यहाँ के लोगों को देख सको, यहाँ की जमीन को, यहाँ की भूमि को जान सको। तो गांधी जी ने उनकी सलाह पर वो गांधी जी 1 वर्ष तक भारत के भ्रमण पर रहे। अगला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो है गांधी जी की सार्वजनिक उपस्थिति, यानी गांधी जी को भारत में लोग बहुत कम जानते थे। पहली बार जो उनकी सार्वजनिक उपस्थिति हुई वो लोगों के सामने आए, वो आए थे फरवरी 1916। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था जिसकी शुरुआत भारतीयों ने अपने पैसों से की थी और इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। गांधी जी यहाँ पर जितने बड़े लोग आए थे उनकी तुलना में गांधी जी अनुभवी थे, लोग उनको नहीं जानते थे। इस सम्मेलन में एनी बेसंट जैसे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हुए थे, बड़े बड़े महाराज आए हुए थे। तो गांधी जी को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो एक बहुत बड़े वकील हैं, बल्कि गांधी जी को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल करके रंग भेद को समाप्त किया था, इस वजह से गांधी जी को इस उद्घाटन समारोह में बुलाया गया। इस उद्घाटन में बड़े बड़े लोग आए थे, सबने बधाई दी कि भारतीयों के पैसों से, उनके श्रम से बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। लेकिन जब गांधी जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने बधाई के सुर में सुर ना मिलाते हुए उन्होंने जो वहां पर विशिष्ट वर्ग आए थे उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे हजारों लाखों कामगार किसान जिन्होंने इस विद्यालय को बनाने में बहुत मदद की है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी हमें वकील डॉक्टर के माध्यम से नहीं मिल सकती है, आजादी तो हमें किसान और मजदूरों के द्वारा ही मिल सकती है कि जो इस देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अवसर है कि भारतीयों ने अपने श्रम से, अपने पैसों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, लेकिन हमें इस चीज को याद रखना होगा कि हमें इन किसान अपने मजदूर भाइयों को अपने साथ लेकर चलना होगा, तभी हमें आजादी की प्राप्ति होगी, तभी हम स्वशासन की स्थापना कर पाएंगे। अब गांधी जी ने अपने इस उद्घाटन समारोह में जो अपने भाषण में जो कुछ कहा वो ये नहीं था कि सिर्फ उन्होंने अपने भाषण में कह ही दिया, बल्कि उन्होंने इसको सत्य भी करके दिखाया। जैसा कि आप जानते हो कि गांधी जी के जो प्रारंभिक 3 आंदोलन रहे थे, 1917 में चंपारण बेटा बिहार में पड़ता है। आपने कहानी सुनी होगी कि चंपारण में जो किसान थे उनसे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिनकी वजह से उनकी जमीन भी बंजर हो जाती थी और उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिलता था जितना वो अपनी फसल को उगाते थे। उन्होंने जब ये बात गांधी जी के सामने रखी तो गांधी जी ने उनको सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया और किसानों ने इसी
इसी तकनीक का सत्याग्रह का सहारा लिया और इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली। 1918 में गांधी जी ने 2 और आंदोलन अपने गृह राज्य में गुजरात में चलाए थे। पहला था अहमदाबाद, जो गुजरात के मिल मजदूर थे उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत ही गंदी परिस्थितियों में इन फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, इसलिए वो अपने लिए काम के अच्छे अवसर की मांग कर रहे थे। वहां भी गांधी जी ने उनको सत्याग्रह का तरीका बताया और उन्होंने उसी सत्याग्रह का सहारा लिया और यहाँ भी उनको सफलता मिली। 1918 में ही एक और जो उनका अपना स्थानीय आंदोलन रहा था वो था खेड़ा में। खेड़ा जिले में अंग्रेजों ने लगान की राशि बढ़ा दी गई थी और उस समय वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए किसानों ने बढ़ा हुआ लगान देने से इनकार कर दिया था और अंग्रेज उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। गांधी जी के कहने पर किसानों ने सत्याग्रह किया और यहाँ भी गांधी जी को सफलता मिली। तो ये गांधी जी के 3 प्रारंभिक आंदोलन थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इस आंदोलन के 3 स्थानीय आंदोलन के बाद अब वहां के स्थानीय लोग गांधी जी को जानने लग गए थे, लेकिन अभी पूरा भारत उनसे वाकिफ नहीं था। वह गांधी जी उनके लिए बिल्कुल अन्य दिव्य थे। तभी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा गांधी जी की झोली में आया था वो था रोलट एक्ट। तो मैं आपको रोलट एक्ट के बारे में भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी क्या था। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। तो अपनी अगली क्लास में मैं आपको असहयोग आंदोलन के चलाने के कारण, इसके क्या कार्यक्रम थे, इसका क्या महत्व रहा, इसे हमने क्यों स्थगित किया, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि गांधी जी के बेटा ये तीनों आंदोलन जो मैंने आपको बताया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8-8 नंबर में आते हैं, इसलिए हमें इसको पूरी अच्छी तरह से हम इसके बारे में काफी अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इस क्वेश्चन के एक पॉइंट से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो सके। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं आपको मेन चीजें बताती हूँ उसको आप ध्यान रखोगे, क्योंकि जब हम क्लास में आकर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे सुनकर आपको लगे कि हाँ मैम हमने तो ये सुन रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, इसके बारे में हम जानते हैं।